2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, और बाकी सभी में जो है बच्चा वो 4-4 इलेक्ट्रॉन का गैप होता है। कितने कितने इलेक्ट्रॉन का गैप होता है? 4-4 का। मतलब पी में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे बच्चा? 6। डी में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 10। और एफ में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे बच्चा? 14। तो एस पी डी एफ 4 सेक्शन होते हैं, 4 सबसेल होते हैं, और जो अफबाउ का नियम है वो उपकोषों में इलेक्ट्रॉन के भरने से संबंधित है। दोबारा समझें, जो अफबाउ का नियम है वो इलेक्ट्रॉन भरने से संबंधित है बेटा। किससे संबंधित है? इलेक्ट्रॉनों के भरने से संबंधित है। इलेक्ट्रॉन कहां भरे जाएंगे बेटा? उपकोष में। कहां भरे जाएंगे? उपकोष में। चलिए पहले वो शब्द ही पढ़ लेते हैं जिसको ये बताता है। ज्यादा नोट करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको पीडीएफ अवेलेबल करा दूंगा जो पढ़ाऊंगा बेटा इसी की। तो सबसे पहले समझते हैं बेटा अफबाउ का नियम क्या कहता है। अफबाउ का सिद्धांत। अफबाउ का सिद्धांत बेटा। अब अफबाउ का सिद्धांत क्या कहता है? पहली लाइन हमारी क्लियर होगी बच्चा कि अफबाउ एक जर्मन भाषा का शब्द है और इस शब्द का अर्थ है रचना करना। बहुत आसान तरीके से समझेंगे और इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। अफबाउ एक जर्मन भाषा का शब्द है। होता क्या है बेटा? यह नियम कहता है कि इलेक्ट्रॉन उपकोष में ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में प्रवेश करते हैं। इलेक्ट्रॉन उपकोष में ऊर्जा के, आज इसकी शॉर्ट ट्रिक्स भी सिखाने वाला हूं बेटा, बढ़ते हुए क्रम में प्रवेश करते हैं। इलेक्ट्रॉन उपकोष में ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में प्रवेश करते हैं बेटा। ये नियम है, यही लाइन है, ठीक है, जो आपको समझनी है बेटा। जल्दी से कमेंट कर दें बेटा कौन कौन बच्चे हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। चलिए आगे बढ़े बेटा हम। तो नियम क्या कहता है बेटा? सबसे पहले जो आपको लिखना है कि अफबाउ एक जर्मन भाषा का शब्द है। अफबाउ मैं पहले लिख देता हूं यहां पूरा का पूरा। यहां जब आप इसे पढ़ेंगे तो ये आ जाएगा बेटा अफबाउ एक जर्मन भाषा का शब्द है। कौन सा शब्द है? जर्मन भाषा का शब्द है। अफबाउ कौन सा शब्द है बच्चा? जर्मन भाषा का शब्द है। मैंने कहा है कि जब आप टॉपिक को समझ लेंगे अच्छे से, जब आप टॉपिक को अच्छे से समझ लेंगे तभी आपका काम हो जाएगा बेटा। देखिए बेटा अफबाउ कौन सा शब्द है? जर्मन भाषा का शब्द है। कौन सा शब्द है? जर्मन भाषा का शब्द है, ठीक है, जिसका अर्थ है, इसका अर्थ है रचना करना। इसका अर्थ है रचना करना। अब ये नियम क्या कहता है बेटा? ये नियम कहता है, ये जो नियम है बच्चा ये कहता है कि किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन उपकोष में ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में प्रवेश करते हैं, ठीक है। इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट कर देना बेटा। इस नियम के अनुसार क्या कहता है बेटा? ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन उपकोष में ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में प्रवेश करते हैं। ये बात समझ में आ गई बेटा सबको? मैंने कहा है अफबाउ एक जर्मन भाषा का शब्द है जिस शब्द का अर्थ है रचना करना। जिस शब्द का क्या अर्थ है बच्चा? रचना करना, ठीक है। अब ये नियम क्या कहता है बेटा? चलिए देख लेता हूं। हेलो बेटा सक्षम जी, देखें ये यहां तक क्लियर हो गया हो तो बेटा कमेंट कर दिया करें जल्दी। मैं सामने स्क्रीन पे कमेंट देख रहा हूं। इलेक्ट्रॉन उपकोष में ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में प्रवेश करते हैं, ठीक है, और इस नियम के अनुसार आपको बता ही दिया है। देखें जरा, एक कटिंग सी जो है, जो ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम हम दिखाते हैं उसको आप समझने की कोशिश करेंगे। देखें बेटा जरा, 1s
2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f। इसके बिना मार्क्स नहीं मिलेंगे बेटा आपको। 6s 6p 6d 7s और 7p। ये कुछ उपकोष हैं बेटा, ये कुछ उपकोष हैं। ठीक है बेटा, अभी समझाऊंगा। फिलहाल कंप्लीट कर लेते हैं एक बार, फिर हम डिस्कस करेंगे एक बार दोबारा से। ठीक है, इलेक्ट्रॉन उपकोष में ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में प्रवेश करते हैं। 1s 2s 2p 3s 3p 3d। अब ये आपको समझना है थोड़ा सा, देखें बेटा। तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन एंटर करता है वो करता है बच्चा 1s में। किस में करता है? 1s में। फिर किस में करता है? 2s में। फिर किस में करता है बच्चा? 2p में। फिर किस में करता है बच्चा? 3s मतलब इसमें। फिर आगे कहाँ एंटर करेगा? आप समझ गए होंगे। चलिए पहले इसके हिसाब से करते हैं और फिर जो मैं शॉर्ट ट्रिक सिखाने वाला हूं फिर उससे करेंगे, क्योंकि पेपर में ये बनाना होता है, इसलिए बनाना आना चाहिए बेटा। पेपर में ये बनाना आना चाहिए। जल्दी से बेटा एक बार वीडियो अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दें। चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन में। तो सबसे पहले बेटा 1s में इलेक्ट्रॉन जाता है। 1s के बाद अगर आप ध्यान दें तो ये जाता है बेटा ऐसे करके आता है। ठीक है, इस तरीके से। या तो पहले की तरह कर सकते हैं बच्चा, नहीं तो ऐसे समझ लें। अब समझने की कोशिश करेंगे बेटा कि इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है। ठीक है, चले देखते हैं। जब आप किसी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, इससे पहले एक और चीजें बता दूं। एस में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं बच्चा, पी में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, डी में 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ये इलेक्ट्रॉन है बेटा। ठीक है, अब देखें जरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम कैसे करते हैं। हम करेंगे बेटा यहां पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जैसे मान लो बेटा नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन होता है 7 नंबर पे, पहली क्लास में आपको बताए थे। तो इसका मतलब नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन कितने बच्चा? 7 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन में आपको देखने के लिए मिलेंगे। कितने मिलेंगे बच्चा? 7 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे बेटा। ठीक है, तो 7 इलेक्ट्रॉन कैसे कैसे भरे जाएंगे पहले वो देखें। पहले इलेक्ट्रॉन जाएंगे 1s में। कहाँ जाएंगे बच्चा? 1s में। ठीक है, तो 1s, एस में कितने आते हैं बच्चा? 2। तो ये हो गया 1s2। कितना हो गया? 1s2। फिर क्या आएगा बच्चा? 2s। क्या आएगा? 2s। देखें पहले इलेक्ट्रॉन इसमें जाएंगे, फिर वापस 2s में जाएंगे। तो 2s में कितने आते हैं? 2, क्योंकि s में 2 आते हैं। फिर क्या है बच्चा? 2s के बाद जो है बच्चा वो है 2p। क्या है? 2p। और p में इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं कितने बच्चा? 6। कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 6। लेकिन हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन थे बच्चा? 7। कितने थे? 7। तो 2 इलेक्ट्रॉन और 2 4, कितने बचे? 3। तो ये हो गया 2 2 4 और 3 7। 2 2 4 और 3 7 बेटा। ठीक है, चलिए जल्दी से देखते हैं। 1s2 2s2 2p3। अब आप करते हैं, मान लीजिए एल्यूमिनियम है बेटा, 13 नंबर पे है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें और बताएं। एल्यूमिनियम जो है बच्चा वो 13 नंबर पे है। और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें।
करें बेटा। तो एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बेटा सबसे पहले कहाँ जाएगा, 1s में। 1s में कितने होते हैं, 2। फिर कहाँ जाएगा, 2s। 2s में कितने होते हैं, 2। फिर जाएगा 2p, और p में कितने होते हैं, 6। फिर जाएगा बच्चा 3s। s में कितने होते हैं, 2। तो देखें, 2 2 4 6 10 2 12, और इलेक्ट्रॉन कितने थे यहाँ पर, 13। तो 3s के बाद क्या आएगा बच्चा, 3p, और p में कितना इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, 1। कितना आ जाएगा, 1। एक बार दोबारा समझते हैं बेटा, एक बार दोबारा समझते हैं इस नियम को। नियम क्या कह रहा है, सबसे पहले बेटा इलेक्ट्रॉन जाएगा 1s में। किस में जाएगा बच्चा, 1s में जाएगा। अब दिख गया होगा बेटा, जूम कर दिया थोड़ा सा। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा बेटा, 1s में। उसके बाद कहाँ जाएगा, 2s में। किस में जाएगा, 2s में। एक बार मैं ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम भी लिख देता हूं, जिससे आपको थोड़ा सा ध्यान रहे। चलिए देख ली, लिख देता हूं बेटा। तो इलेक्ट्रॉन जाता है पहले 1s में, फिर जाता है 2s 2p, फिर जाता 3s 3p, फिर जाता 4s, फिर जाता 3d, फिर जाता 4p। मान लो फिलहाल के लिए इतना ही है। अब s में इलेक्ट्रॉन जो आते हैं बच्चा, वो 2 आते हैं। s में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं बच्चा, 2 आते हैं। p में कितने आते हैं, 6 आते हैं। d में कितने आते हैं, 10 आते हैं। और f में कितने आते हैं, 14 आते हैं। ठीक है, तो ये बात क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बेटा, नई स्लाइड लेते हैं। ठीक है, चलिए एक बार दोबारा देख लेते हैं बेटा। अब आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कोई भी समस्या नहीं आने वाली है। कौन कौन से एक्सेप्शन केस होते हैं वो आप समझ जाएंगे। देखें जरा एक बार दोबारा बेटा, मैं आपको लिख देता हूं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर करेगा, 1s में। कहाँ एंटर करेगा, 1s में बेटा। ठीक है, पहले जाएगा इलेक्ट्रॉन 1s में, फिर जाएगा, पहले जाएगा बेटा 1s, फिर जाएगा 2s, फिर जाएगा 2p में, फिर जाएगा 3s में, फिर जाएगा 3p में, फिर जाएगा बेटा 4s में, फिर जाएगा 3d में, फिर जाएगा 4p में, और फिर जाएगा 5s में। फिलहाल के लिए इतना ही बेटा। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ही। अब एक बार दोबारा समझ ले। s में जो इलेक्ट्रॉन आते हैं बच्चा, वो आते हैं 2। p में जो इलेक्ट्रॉन आते हैं वो आते हैं 6। d में जो इलेक्ट्रॉन आते हैं वो आते हैं 10। और f में जो इलेक्ट्रॉन आते हैं बच्चा, वो आते हैं 14। ये बात क्लियर हो गई होगी। s p d f में बच्चा कितने कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, s में 2 आते हैं। फिर 4 4 का डिफरेंस है सभी में। p में 6 हो जाएंगे, 4 ज्यादा। d में फिर 4 जोड़ देंगे तो 10 हो जाएंगे, और f के लिए फिर 4 जोड़ देंगे तो 14 हो जाएंगे बेटा। ठीक है, आगे बढ़े। अब आपको कोई भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना। सपोज दैट बेटा जिंक, ऊपर लिखता ही नहीं हूं, यहां लिखता हूं बेटा। जिंक 30 नंबर पे होता है। किस नंबर पे होता है, 30 नंबर पे। तो ध्यान देंगे बेटा, जिंक 30 नंबर पे है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, 1s में। कहाँ जाएगा, 1s में। s में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2। फिर कहाँ जाएगा, 2s में। s में कितने आते हैं बच्चा, 2। और ये क्रम तब तक चलेगा जब तक 30 इलेक्ट्रॉन पूरे ना हो जाएं। जब तक 30 इलेक्ट्रॉन पूरे ना हो जाएं। तो s में कितने हैं, 2। फिर 2s, फिर आएगा बच्चा 2p। कितना, 2p। और p में कितने आएंगे, 6। फिर आएगा बच्चा 3s। s में कितने आएंगे, 2। फिर आएगा बच्चा 3p। p में कितने आ जाएंगे, 6। फिर आएगा 3p के बाद 4s। कितने आएंगे, 2। फिर देखेंगे 3d। पहले एक बार चेक कर लेते हैं बच्चा कितने इलेक्ट्रॉन है। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है बच्चा वो है 30। और जब तक हमारे 30 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं हो जाएंगे तब तक हम इसी क्रम को बढ़ते रहेंगे बेटा। तो s में कितने आएंगे, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20। कितने बचे, 10 बचे बच्चा। कितने बचे, 10। और d में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं बच्चा, 10 आ जाते हैं। तो d में सीधा सीधा कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे बच्चा, 10। क्लियर होगा। अब आपको मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दूंगा, आपको करके बताना है बेटा मुझे।
ठीक है बेटा, मैं दूसरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे रहा हूं आपको। आपको करना है बेटा एम एन का। किसका करना है? एम एन। और ये जो मैग्नीज है ये है बच्चा 25 नंबर पे। किस पे है? 25 नंबर पे। तो जल्दी से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे बेटा 25 का। किसका? 25 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे बेटा तेजी से। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा बेटा? 1s में। कहाँ जाएगा? 1s में। चलो जी, भर दिया बेटा 1s में। कितने आएंगे? 2। फिर कहाँ जाएगा? 2s में। कितने आएंगे? 2। फिर कहाँ जाएगा बेटा? 2p। 2p बेटा। और p में कितने आएंगे? 6। फिर जाएगा बच्चा 3s। कितने? 2। फिर जाएंगे 3p। कितने? 6। फिर जाएंगे 4s। कितने बच्चा? 2। तो आप ध्यान रखें 4s में आपके कितने हो जाते हैं बच्चा? 20। कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं 4s के लिए? 20 इलेक्ट्रॉन आपके 4s तक भरे जाएंगे। देखना बहुत जरूरी है बेटा, आगे जाके इसमें प्रॉब्लम आनी शुरू होंगी। 4s। अब कितने बचे? यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चा? तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है बच्चा वो है 25। और यहाँ कितने हो गए हमारे? 20। जोड़ सकते हैं। 2 2 4 6 10 2 12 6 18 और 2 20। कितने बचे बच्चा? 10 बचे। कितने बचे? 10। और 10 के 10 सॉरी 3d। यहां तक 20 हो गए और हमारे पास थे 25। तो कितने बचेंगे बच्चा? 5 बचेंगे। कितने बचेंगे? 5। तो ये हो जाएगा बच्चा आपका 3d5। क्या हो जाएगा? 3d5। चलिए ये प्लानिया बिल्कुल ठीक है, लास्ट में ही बताना था। आगे बढ़ते हैं। अब आपको बच्चा जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है वो करना है पोटेशियम का बेटा। और पोटेशियम होता 19 नंबर पे। कौन से नंबर पे होता है? 19 नंबर पे। तो जल्दी से बताएंगे बेटा पोटेशियम का 19 नंबर पे जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उसको आप जल्दी बताएंगे बेटा। तेजी से बताएंगे बेटा कमेंट करके। 19 नंबर पे है। जिन जिनको समझ में आ रहा है बेटा जल्दी से देखेंगे, फिर इसके बाद क्वेश्चन करेंगे बेटा। 19 के 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। कितना हो गया बेटा? 18। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए यहां तक? 18 इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा। चलिए किसी बच्चे ने कमेंट किया 4s1। बिल्कुल ठीक जवाब है बेटा सक्षम। 2 2 4 6 10 2 12 6 18। कितना बचा? 1 इलेक्ट्रॉन। और वो 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? 4s1 में। कहाँ जाएगा? 4s1 में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बेटा। नेक्स्ट कीजिएगा बेटा आप लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। किसका करें बेटा? फास्फोरस का करना है जो 15 नंबर पे है। किस पे है? 15 नंबर पे है। ठीक है, फिर इसके बाद मैं नंबर बढ़ाने शुरू कर दूंगा बेटा। नंबर बढ़ाता चला जाऊंगा, आप जल्दी से कीजिएगा बेटा। फास्फोरस जो है आपका वो 15 नंबर पे है। किस नंबर पे है बच्चा? 15 नंबर पे है। जल्दी से देखेंगे बेटा। फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तेजी से। फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे बेटा, तेजी से करेंगे। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 4s1 बेटा। जस्ट प्लानिया 3p3। चलिए देखते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2। कितने हो गए बेटा? 12। कितने हो गए? 12। 2 2 4 6 10 2 12। कितने बचे बच्चा? 3 बचे। तो 3 बचे तो कितना आ जाएगा बच्चा? 3p3। क्योंकि 15 इलेक्ट्रॉन थे। कितने इलेक्ट्रॉन थे बच्चा? 15 इलेक्ट्रॉन थे। तो यहां तक क्लियर है सभी को? जल्दी से बताएंगे बेटा कमेंट करके।
तेजी से बताएंगे बेटा कमेंट करके। चलिए मैं आप लोगों को दो क्वेश्चन देता हूं। एक है बेटा कॉपर का जो है 29 और एक है क्रोमियम जो है 24। कॉपर एंड क्रोमियम दोनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है बेटा। ये 24 नंबर पे है और ये 29 नंबर पे है बेटा। एक तो है 24 नंबर पे, क्रोमियम नाम है बच्चा इसका। एक है 29 नंबर पे और इसका नाम है कॉपर। दोनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तेजी से करें बेटा। कॉपर और क्रोमियम दोनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे बेटा। कॉपर और क्रोमियम दोनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे बेटा। 3D9 कितना लिखा था बेटा? 3D9। चलिए चेक करते हैं एक बार। अब आगे बढ़ते हैं, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप मुझे बताना है। एक बताना है आपको Br, वो होता है 35 पर। किस पर? 35 पर। चलिए तब तक मैं आगे बढ़ता हूं बेटा। अब एक नया टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा। ठीक है, टॉपिक जो है, टॉपिक का जो नाम है बच्चा वो है N+L नियम। N+L नियम, टॉपिक का नाम है N+L नियम। अभी क्योंकि आपने क्वांटम संख्याएं नहीं पढ़ी हैं तो इसमें समझाने में थोड़ी सी दिक्कत आप लोगों को आ सकती है। तो N+L नियम जो है बच्चा, N+L नियम आपको समझना है। मुझे लगता है ये पेन शायद दिक्कत करे बाद में। N+L नियम, अब ये क्या कहता है बेटा, इसको आपको ध्यान से समझना है, N+L नियम को। हालांकि जब क्वांटम संख्याएं बच्चों को क्लियर हो जाती हैं तब ये बेहतर समझ में आ जाता है, लेकिन क्योंकि हमें पहले ही करना है जी। देखें बेटा, N+L नियम क्या कहता है? N+L नियम बच्चा कहता है कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उस उपकोष में प्रवेश करता है जिसके लिए N+L का मान कम होता है। इलेक्ट्रॉन सर्वप्रथम उस उपकोष में प्रवेश करता है, उस उपकोष में इलेक्ट्रॉन सर्वप्रथम उस उपकोष में प्रवेश करता है, इलेक्ट्रॉन सर्वप्रथम उस उपकोष में प्रवेश करता है जिसके लिए N+L का मान न्यूनतम होता है या कम होता है। N+L का मान क्या होता है बच्चा? न्यूनतम, यानी कि कम होता है। नियम समझ में आया? नियम कहता है बच्चा कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उस उपकोष में प्रवेश करता है जिसके लिए N+L का मान कम होता है, जिसके लिए N+L का मान बच्चा क्या होता है? कम होता है। चलो एक बार देख लेते हैं। L का मान बता दूं बेटा मैं फिलहाल के लिए। L का मान जो है बच्चा, नोट कर लेंगे इसे। L का मान S के लिए 0 होता है, P के लिए 1 होता है, D के लिए 2 होता है और F के लिए 3 होता है। कितना होता है? 3 होता है। ठीक है, L का मान S के लिए 0 होता है, P के लिए 1 होता है, D के लिए 2 होता है और F के लिए कितना होता है बच्चा? 3 होता है। तो अब देखें 3D व 4S में क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है, मैं बताना चाह रहा हूं 3D व 4S में पहले कौन भरेगा? पहले
इलेक्ट्रॉन किस में प्रवेश करेगा, पहले इलेक्ट्रॉन किस में प्रवेश करेगा, 3D में या 4s में। अब आपको पता है वैसे कि 3D से पहले 4s भरा जाता है। 3D से पहले क्या भरा जाता है बच्चा, 4s। चलिए देखते हैं 3D, 3D बेटा, 3D के लिए आप चेक करें n बराबर, बेटा n होता है ये वाला कोस, तो n बराबर कितना हो गया 3। l बराबर, l कितना था बेटा, तो l था बेटा p के लिए, 3D है ना बच्चा, d के लिए 3D, तो d के लिए कितना हो गया 2, तो n प्लस l का मान कितना आ गया बच्चा, n प्लस l का मान आ गया 5। कितना आ गया 5 बेटा, ठीक है। 4s के लिए चेक कर लेते हैं, 4s के लिए n बराबर कितना आ जाएगा बेटा, n बराबर आ जाएगा बेटा 4। l बराबर देखें 4 कहां से आया, यहां से बेटा, l के लिए बेटा, s के लिए l का मान कितना होता है 0, कितना होता है 0, n प्लस l कितना आ जाएगा बच्चा, n प्लस l आ जाएगा 4। अब ये वाला पॉइंट आप समझेंगे जो बताया जा रहा है कि n प्लस l का जो मान है बच्चा वो है 5 3D के लिए, और 4s के लिए कितना है 4। अब आप बताएं कि इलेक्ट्रॉन पहले कौन से उपकोष में प्रवेश करता है जिसके लिए n प्लस l का मान क्या होता है, कम होता है। कितना होता है बच्चा, कम होता है। बिल्कुल सही है बेटा, n प्लस एल बराबर 5 और n प्लस एल बराबर कितना बच्चा 4, तो इलेक्ट्रॉन पहले उस उपकोष में प्रवेश करता है जिसके लिए n प्लस एल का मान कम होता है। चलिए मैं इसे पार्ट नंबर 1 नाम दे देता हूं, ये है इसका पॉइंट का पार्ट नंबर 1। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि n प्लस एल का मान बराबर हो जाए, n प्लस एल का मान क्या हो जाए बच्चा, बराबर, यदि किन्हीं दो उपकोषों के लिए, यदि किन्हीं दो उपकोषों के लिए, यदि किन्हीं दो उपकोषों के लिए n प्लस एल का मान समान हो, n प्लस एल का मान समान हो, n प्लस एल का मान क्या हो बच्चा, समान हो, तो इलेक्ट्रॉन सर्वप्रथम, इलेक्ट्रॉन सर्वप्रथम उस उपकोष में प्रवेश करता है, उस उपकोष में, उस उपकोष में प्रवेश करता है जिसके लिए n का मान कम होता है, जिसके लिए n का मान, जिसके लिए n का मान न्यूनतम होता है। मतलब अगर बराबर है तो उसमें प्रवेश करेगा जिसके लिए n का मान न्यूनतम होता है। ठीक है बेटा, चलिए पॉइंट समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं इसमें। अब मैं आपसे कह रहा हूं बेटा 3D व 4p में से किसमें इलेक्ट्रॉन पहले प्रवेश करेगा, पहले प्रवेश करेगा। थ्री डी व 4s में से इलेक्ट्रॉन पहले किस में प्रवेश करेगा ये आपको बताना है बेटा, 3D में प्रवेश करेगा या 4s में। बात क्लियर है, चलिए चेक कर लेते हैं एक बार। 3D के लिए बेटा, 3D के लिए n का मान कितना आ गया बेटा, n का मान आ गया 3।
ये वाला एल का मान जल्दी से कमेंट करके बताएं बेटा। डी के लिए एल का मान कितना होता है, अभी बताया था 1 मिनट पहले। डी के लिए बेटा चेक कर लें, डी के लिए कितना बताया था बेटा, 2 बताया था। कितना बताया था, 2 बताया था बेटा, दिख रहा है। डी के लिए कितना बताया था बच्चा, 2। ठीक है, तो ये हो गया जी 2। और एन प्लस एल ये हो गया बच्चा 5। कितना हो गया, 5। 3 और 2 5। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 4p के लिए, 4p के लिए n बराबर कितना हो गया बेटा, 4। कितना हो गया, 4। और l बराबर कितना हो गया बेटा, p के लिए होता है 1। तो n प्लस एल कितना हो गया, 5। कितना हो गया, 5। मतलब पॉइंट नंबर 1 जो हमने कहा था कि इलेक्ट्रॉन पहले उसमें प्रवेश करेगा जिसके लिए n प्लस एल का मान बच्चा क्या होगा, कम होगा। इलेक्ट्रॉन सर्वप्रथम उसमें प्रवेश करेगा जिसके लिए n प्लस एल का मान क्या होता है, कम होता है। लेकिन यहां तो n प्लस एल का मान इसके लिए भी 5 है और इसके लिए भी 5 है। तो फिर पॉइंट नंबर 2 है बेटा, और पॉइंट नंबर 2 कहता है कि यदि किन्हीं दो उपकोषों के लिए n प्लस एल का मान समान हो तो इलेक्ट्रॉन सर्वप्रथम उस उपकोष में प्रवेश करेगा जिसके लिए n का मान न्यूनतम होता है। जिसके लिए n का मान क्या होता है बच्चा, न्यूनतम होता है। ठीक है, तो जल्दी से कमेंट करेंगे बेटा, समझ में आ गया आप लोगों को। आगे बढ़े, तेजी से कमेंट करेंगे बेटा, क्लियर नॉट क्लियर, जल्दी से बेटा, जल्दी से बताएंगे बेटा, क्लियर है या नहीं है। तेजी से बताएंगे बेटा कि अभी n प्लस एल का नियम आपको क्लियर है, आप बता देंगे n का मान कम हो। बिल्कुल ठीक है बेटा जी। तो क्वेश्चन हमारा ये है कि आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ बेटा, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। s में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, p में 6 आते हैं, d में 10 आते हैं और f में कितने आते हैं बच्चा, 14 आते हैं। ठीक है, तो ये तो है बेटा उपकोष, क्या है, उपकोष। उपकोष के बाद एक वर्ड आता है बच्चा, कक्षक। क्या आता है, कक्षक। ठीक है, क्या आता है बच्चा, बेटा एल का मान समझ में नहीं आया, ठीक है। एल का मान देख लें, एल का मान बेटा उपकोष पे डिपेंड करता है। एस के लिए एल का मान, एल का मान जो था बच्चा, चलिए मैं बैक साइड में जाता हूं। एल का मान बेटा उपकोष पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, उपकोष पे। तो अगर इलेक्ट्रॉन आपका एस में जा रहा है तो 0 है, पी में जा रहा है बच्चा तो 1 है, डी में जाएगा तो 2 है और एफ में जाएगा तो 3 है। मतलब अगर मैं 4 डी के लिए निकालूं एल का मान तो डी है, डी के लिए कितना हो जाएगा, 2। मैं आपसे कहूं 4 एफ में जा रहा है इलेक्ट्रॉन तो एफ के लिए कितना आ जाएगा बच्चा, 3। मतलब एल का मान बिल्कुल सीधा है और वो डिपेंड करता है बच्चा उपकोष पे। किस पे डिपेंड करता है, उपकोष पे डिपेंड करता है बच्चा। किस पे डिपेंड करता है, उपकोष पे। कि एन एल या एम का मान, एल का मान एस के लिए 0 होगा, पी के लिए 1 होता है, डी के लिए 2 होता है और एफ के लिए कितना होता है बच्चा, 3 होता है। कितना होता है, 3। ठीक है, क्लियर है बेटा बाकी सबको, अब क्लियर है बेटा। अब आगे बढ़े, तो हम बात कर रहे थे बेटा उपकोष की और कक्षक की। तो एस उपकोष में एक कक्षक होता है, कितना कक्षक होता है बेटा, एक। पी में कितने होंगे, 3। कितने होते हैं, 3। क्योंकि एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, एक कक्षक बराबर 2 इलेक्ट्रॉन। तो जल्दी से बताएं डी और एफ कक्षक में कितने कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे बच्चा, डी और एफ उपकोष में कितने कितने कक्षक आएंगे बेटा, तेजी से बताएंगे एक बार।
क्लियर है बेटा, यहां तक हो गया बेटा? चलिए वेलकम। उपकोष और कक्षक बेटा, उपकोष और कक्षक। तो उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं बेटा, सॉरी एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं बेटा। एक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2। तो मैंने पूछा था आपसे कि आपको ये बताना है कि डी में कितने कक्षक बनेंगे। तो बच्चा डी में कितने कक्षक बनेंगे? 5। 1 2 3 और 5। एफ में जो कक्षक बनेंगे बेटा वो बनेंगे 7। कितने बनेंगे? 7। 1 2 3 4 5 और 7 बेटा। चलिए ठीक है बेटा, यहां तक तो उपकोष आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है बेटा, तो मैंने आप लोगों को बताया कि उपकोष में कक्षक कितने कितने होते हैं। तो क्वेश्चन है बेटा आपका कि एस उपकोष में कितने कक्षक होते हैं, पी में कितने होते हैं, डी में कितने होते हैं और एफ में कितने होते हैं। ठीक है, अब इनमें इलेक्ट्रॉन कैसे कैसे फिल करते हैं। आप मान लीजिए बेटा एफ में मान लेते हैं 8 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। तो किस तरीके से आप भरेंगे बेटा? देखें बेटा, एक चलिए इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। देखें बेटा, एस में 1 होता है, डी में 5 होते हैं और पी में 3 कक्षक होते हैं। अब यहां देखेंगे जरा, आपको एफ में 8 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। कितने भरने हैं? 8। तो कई सारे तरीके होते हैं बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 देखें बेटा जरा, तो मैं कह रहा था एफ में आपको 8 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। इनमें से कौन से वाले सही हैं ये आपको बताना है बेटा। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इसमें देखें 5 6 7 और 8। इसमें देखें 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इतने तरीके से इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं बेटा। तो अगर आपको एफ में बेटा 8 इलेक्ट्रॉन मारने हैं, मान लो ये है 4f8, ये भी 4f8 है, ये भी 4f8 है और ये भी 4f8 है। तो इनमें से कौन सा सही है बच्चा? ये सारे ही सही हैं। इलेक्ट्रॉन उपकोष में कैसे फिल करते हैं बेटा, जरा जल्दी से बताएंगे। इलेक्ट्रॉन उपकोष में कैसे फिल करेंगे बेटा? ये वाला पैटर्न सही है 8 इलेक्ट्रॉन भरने का, ये सही है, ये सही है या ये सही है? कौन से वाला जो पैटर्न है वो बिल्कुल सही है बेटा? इसमें जल्दी से बताएंगे बेटा। ऑप्शन के नाम दे देता हूं, ये ऑप्शन नंबर ए बी सी या डी, इनमें से कौन सा आंसर या किस तरीके से बच्चा हम इलेक्ट्रॉन भरें जो सबसे सही हो? 4f8 4f8 4f8, कौन से वाला सही है बेटा? कमेंट करके जल्दी से बताएंगे बेटा। इनमें से कौन सा तरीका जो है क्वेश्चन का वो बिल्कुल ठीक है? 4th वाला राइट है
एफ में 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं बेटा, बिल्कुल सही है, लेकिन मैंने 8 इलेक्ट्रॉन बताए हैं आपको, तो इनमें से कौन सा आएगा बेटा? एक बच्चे का आंसर आया कि 4f8 है बेटा। तो ध्यान रखें, सबसे पहले इन सब में एक एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है। कैसे प्रवेश करता है? एक एक। उसके बाद पेयरिंग शुरू होती है। तो इसमें जो है बच्चा आपका ये वाला है सही आंसर। जो है बच्चा वो कौन सा है? 4f8 में डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि सबसे पहले हर खाने में, हर कक्षक में, प्रत्येक कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा। जो बचेंगे तब इलेक्ट्रॉन वापस से फिल होंगे। ठीक है, अब इनके बारे में थोड़ा सा और समझ लेते हैं। देखिए बेटा, हर किसी परमाणु की एक टेंडेंसी होती है, जैसे P है बेटा, ये चलिए ये है बेटा 3D और ये है 4s। ठीक है, अब जितने भी परमाणु होते हैं बेटा, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें एक है, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, इसमें दो है मान लीजिए। ठीक है, तो जितने भी परमाणु होते हैं वो क्या करते हैं बेटा? अपना जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, उसे स्थायी करना चाहते हैं। कैसा करना चाहते हैं बच्चा? स्थायी करना चाहते हैं। ठीक है, चलिए उसे क्या करना चाहते हैं बच्चा? स्थायी करना चाहते हैं। अब स्थायी कौन सा होता है? स्थायी बेटा वो वाला होता है जिसमें या तो इलेक्ट्रॉन सारे के सारे फील्ड हो, या तो इन सब में एक एक इलेक्ट्रॉन हो। ये स्थायी होता है। कैसा होता है? स्थायी होता है। मतलब सब खानों में एक एक इलेक्ट्रॉन हो, या सब में दो दो हो। सब में कितने हो बेटा? दो दो हो। एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, एक दो, एक दो, एक दो। ये भी स्थायी होता है बेटा। ये भी क्या होता है? स्थायी। तो प्रत्येक परमाणु जो है वो स्थायी अवस्था प्राप्त करना चाहता है बच्चा। क्या करना चाहता है? प्रत्येक परमाणु स्थायी अवस्था प्राप्त करना चाहता है। उसकी ये कोशिश होती है, टेंडेंसी होती है कि वो या तो सब में एक एक कर ले, या सब में डबल डबल हो जाए, जैसे भी पॉसिबल हो वैसे। ठीक है, जैसे भी पॉसिबल हो, ठीक वैसे ही वो अपना बाह्य कोश बच्चा क्या करना चाहते हैं? पूर्ण करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? पूर्ण करना चाहते हैं। ठीक है, अब चाहे तो वो इलेक्ट्रॉन लें या इलेक्ट्रॉन दें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखें, ये 3D है, ये 4s है। ये तो है बच्चा पूर्ण भरा हुआ है, और पूर्ण वाला कैसा होता है? स्थायी होता है। और ये है बच्चा अपूर्ण, ना तो आधा भरा हुआ है और ना पूरा भरा हुआ है। इसको बोलते हैं अस्थायी। क्या बोलते हैं? अस्थायी। तो अगर कोई परमाणु स्थायी हो सकता है, कोई भी परमाणु अगर स्थायी हो सकता है, उसके पास ऐसा मौका है, तो वो स्थायी होना चाहेगा। तो अगर ऐसा हो जाए, अगर ऐसा हो जाए ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है यहां एंटर कर जाए, तो देखें बेटा क्या है? ये इलेक्ट्रॉन यहां एंटर कर जाए बेटा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो ये हो जाएगा बेटा, कैसा हो जाएगा बच्चा? स्थायी। कैसा हो जाएगा? स्थायी। और ये जो है बच्चा आपका, ये हो गया 4s। इसमें कैसा हो गया? एक इलेक्ट्रॉन। ये भी कैसा हो गया? स्थायी। मतलब ना तो इसने किसी और को इलेक्ट्रॉन दिया, ना किसी से लिया। इसके पास जो इलेक्ट्रॉन थे, इसके पास जो इलेक्ट्रॉन थे, इसने उन्हीं में से एक इलेक्ट्रॉन लास्ट से अपने पास ले लिया, और ये हो गया स्थायी। क्या हो गया? स्थायी हो गया बेटा। ठीक है, चलिए और देखते हैं क्या क्या कर सकता है परमाणु। समझ में आ जाए तो बेटा डन करके लिख देना जल्दी से। अगर इसी को देखें आप, चलें देखो, आपके पास ये भी 3D है, 3D, और इसमें 9 इलेक्ट्रॉन है, 5, 6, 7,
8 और एक 9। इसमें देखेंगे 4s, यहां पर है बच्चा 2, एक और एक 2। तो अभी भी जो टेंडेंसी है ये बेटा कैसा है, अस्थायी है। और ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है लास्ट वाला वो कैसा है, स्थायी है। बहुत अच्छा टॉपिक समझा रहा हूँ बेटा, ये आगे बाद में बहुत ज्यादा काम आने वाला है बेटा, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनने वाले हैं बेटा पेपर में। अस्थायी और स्थायी है तो देखें जरा, अगर ये भी इलेक्ट्रॉन यहां से यहां निकल जाए ऐसे, 7 8 9, 9 तो पहले थे, और ये इलेक्ट्रॉन यहां एंटर कर जाए ऐसे, तो यहां कितने हो जाएंगे 10, और ये कितना हो जाएगा 1। तो ये हो गया बच्चा आपका 3d, और ये हो गया 4s। ये भी कैसा हो गया बच्चा, स्थायी, और ये भी कैसा हो गया, स्थायी। अब जिन बच्चों को ये समझ में आया कि मैं क्या खिचड़ी पका रहा था, वो इस बात को आसानी से समझ लेंगे बेटा, ठीक है। तो ये जो आप समझ पा रहे थे इतनी देर से जो मैं समझा रहा था, ऐसा ही होता है बेटा। कॉपर और क्रोमियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है बेटा, जिन्हें अपवाद बताते हैं टीचर, ये अपवाद नहीं होते हैं। समझ में आया ऐसा क्यों होता है, दोबारा देखें बेटा। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1 और 3d5। ऐसा क्यों हुआ, समझ गए बेटा। ये वही वाला इलेक्ट्रॉन है जो यहां से 4s2 और 3d4 था बेटा, तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन यहां चला गया। क्यों चला गया उसका कारण समझ में आया बेटा, क्यों चला गया बेटा उसका कारण समझ में आया, ठीक है। 29 में देखेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d5, 4s1, 3d10, 3d10। यहां भी क्यों हुआ, क्योंकि यहां 4s में 2 होते हैं और 3d में कितने थे 9। यहां से एक इलेक्ट्रॉन यहां मूव कर गया बेटा, एक इलेक्ट्रॉन लेफ्ट से राइट मूव हो जाता है। कारण समझ में आया बेटा। चलिए जल्दी से कमेंट कर देना बेटा, इसके लिए समझ में आ गया हो तो बताएं बेटा आगे, फिर एक दो क्वेश्चन और बताता हूं। 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, और ये होता है बच्चा 4p5, 4p5। तो ये था वो क्वेश्चन जो कॉपर और क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सबको अपवाद लगता है। ये बात समझ में आ गई बेटा अनस, कॉपर और क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपवाद नहीं होता है, ये बात आप समझ गए। क्लियर है बेटा, यहां तक समझ में आया। तो आज जो हमने पढ़ा है बेटा वो पढ़ा है ऑफ-बाउ का नियम। ऑफ-बाउ के नियम के साथ साथ हमने पढ़ा है n+l का नियम। तो मैंने बताया कि केमिस्ट्री में अपवाद नहीं होते हैं, केमिस्ट्री में अपवाद नहीं होते हैं। हम सिद्धांतों को या रूल्स को एक अच्छे तरीके से नहीं पढ़ते हैं। जब आप रूल्स प्रॉपर पढ़ेंगे, अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, तो आपको केमिस्ट्री में कोई भी अपवाद देखने के लिए नहीं मिलेगा। हर परमाणु, हर यौगिक अपने आप में सारे रूल फॉलो करता आपको दिखाई देगा, बशर्ते आप रूल ठीक से पढ़ें, ठीक है। तो बच्चा आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद बेटा।